कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। चलिए इन प्रॉपर्टीज में हम देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किस तरह से प्रोपोगेट करती है, राइट, किस तरह से बिहेव करती है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की क्या खासियत है, राइट, खासियत है यानी क्या बातें हैं। चलिए देखते हैं उसको। शुरुआत में हम सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर 1 दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड by accelerated charges, राइट। तो देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं, बाय एक्सेलरेटेड चार्जेस, राइट। दे डू नॉट, देखिए दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर ऑसिलेशन, तो देखिए चार्ज के ऑसिलेशन के लिए या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऑसिलेशन के लिए उन्हें कोई मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, उन्हें किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सेल्फ सस्टेन है, राइट। सो दे आर सेल्फ सस्टेन और सेल्फ सस्टेनिंग वेव्स, राइट। तब उन्हें हम क्या कहेंगे, एक वर्ड हमने दे दिया, ऐसे वेव्स को हम सेल्फ सस्टेनिंग वेव्स कहेंगे। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स सेल्फ सस्टेनिंग वेव्स हैं, ये हमें याद रखना है, ठीक है। तो ये हुआ हमारे लिए सबसे पहली प्रॉपर्टी, क्लियर। देखिए दूसरी प्रॉपर्टी को हम समझेंगे। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ a material medium will not oscillate with the oscillation of the electromagnetic wave, with the oscillation of the electromagnetic wave, clear। So they are नॉन मैकेनिकल वेव्स। ये एक और इंपॉर्टेंट बात है, देखिए ध्यान से समझिए। हम क्या कह रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ अ मटेरियल मीडियम, मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिस किसी भी मीडियम से ट्रेवल करते हैं उस मीडियम के पार्टिकल को डिस्टर्ब नहीं करते, यानी कि उन पार्टिकल में कोई भी खलबली नहीं मचाते, उन पार्टिकल को वो डिस्टर्ब नहीं करते, ऑसिलेट नहीं करते। तो जो वेव्स ऐसे किसी मीडियम को डिस्टर्ब नहीं करता उस वेव को हम क्या कहेंगे, नॉन मैकेनिकल वेव्स कहेंगे। क्या कहेंगे, नॉन मैकेनिकल वेव्स। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, उनको किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, राइट। तो दे आर सेल्फ सस्टेनिंग वेव्स, दे डू नॉट डिस्टर्ब द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ अ मटेरियल मीडियम। तो ये हुई हमारी दूसरी बात। देखिए तीसरी बात हम समझेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट, दैट in electromagnetic wave relation between electric field, देखिए ध्यान से, electric field E and magnetic field B is क्या मिलता है। देखिए ध्यान से, ये बात जो है ये हमें मैक्सवेल ने बताई है, राइट। क्या रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को हम क्या लिखते हैं, इट इज E बाई बी विच इज इक्वल टू C। क्या लिखेंगे, E बाई बी इज इक्वल टू C। मतलब इलेक्ट्रिक मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट हो रहा है। एक बात और समझिए, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों साइनसोइडल और कोसाइनसोइडली ट्रेवल करते हैं, यानी हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के अलावा इसे किसी दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मैग्नीट्यूड है मतलब हम ऐसे लिख देते, एम्पलीट्यूड है यानी हम ऐसे लिख देते हैं इसे, और दूसरी तरह से हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज ERMS बाई BRMS इज इक्वल टू C, राइट। तो ये बात आपको ऑलरेडी पता है, जो हम यहां पर लिख देते हैं, पता होनी चाहिए, जो कि हम ऑलरेडी 7 चैप्टर से देख चुके हैं। दैट इज क्या है, ERMS क्या होगा, ERMS इज इक्वल टू E0 बाई √2 होगा, एंड BRMS क्या होगा, इट इज B0 बाई √2 होगा। ऐसी वैल्यू कब आती है, जब
वेव्स साइनसोइडल या कोसाइनसोइडल होता है, तब हम क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड डायरेक्ट नहीं लेते, उसकी आरएमएस वैल्यू को लेते हैं टू फाइंड एक्यूरेट आंसर। क्लियर? तो ये हुई हमारे लिए तीसरी प्रॉपर्टी जो हमें याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए। क्लियर? चलिए देखते हैं चौथी प्रॉपर्टी क्या है हमारे लिए। देखिए चौथी प्रॉपर्टी, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड और इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रिक फील्ड E and magnetic field B, both are in the same phase। सेम फेज का मतलब क्या होता है, बोथ हैविंग द सेम इंस्टेंट ऑफ मैक्सिमा एंड सेम इंस्टेंट ऑफ मिनिमा। दोनों एक समय पर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पर जाते हैं, दोनों एक समय पर मिनिमम एम्पलीट्यूड पर जाते हैं। मतलब हम क्या कहेंगे, दोनों वेव्स कैसे हैं, सेम फेज पर हैं। सिंपल तौर पर क्या कहेंगे, सेम फेज पर हैं। क्लियर? चलिए ये एक और बात हमें यहां पर पता चली। अब देखेंगे फिफ्थ प्रॉपर्टी। देखिए फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, यहां पर डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन की हम बात कर रहे हैं। देखिए ध्यान से, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, डायरेक्शन ऑफ propagation of electromagnetic wave is perpendicular to both oscillation E and B। देखिए मतलब हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज परपेंडिकुलर टू बोथ ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। यानी सीधे तौर पर हम कहें तो इसे हम ऐसे कहेंगे, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, ध्यान दीजिएगा, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, इट इज E क्रॉस B लिखेंगे। क्या लिखेंगे, E क्रॉस B लिखेंगे। तो आप यहां पर समझ सकते हैं, अगर ये दो क्वांटिटी के ऊपर क्रॉस प्रोडक्ट है, मतलब क्या होगा, मान लीजिए E आपके लिए x एक्सिस पर है, B आपके लिए y एक्सिस पर है, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन कहां पर आएगा, z एक्सिस पर, क्योंकि I क्रॉस J क्या मिलेगा आपको, K। क्या मिलेगा, K। तो ये हुआ आपके लिए 5 प्रॉपर्टी जो हमने यहां पर देखी। चलिए आगे देखते हैं सिक्स्थ प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। उसके लिए थोड़ी जगह बना लेते हैं। अब हम बात करेंगे स्पीड की बात करेंगे। देखिए सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या है, तो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस। देखिए इन फ्री स्पेस हम लिख रहे हैं यहां पर, स्पेस इज क्या होगा, देखिए इट इज, हम क्या लिखते हैं, देखिए ये रिलेशन हमें ऑलरेडी पता है, दैट इज C इज इक्वल टू 1 बाई इट इज रूट ऑफ, क्या लिखते हैं, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। मतलब दिस इज परमेबिलिटी इन वैक्यूम, राइट, एंड दिस इज परमिटिविटी इन वैक्यूम। दोनों की वैल्यू हमें पता है ऑलरेडी, पता है ना आपको। क्या लिखते हैं हम लोग, परमेबिलिटी इन वैक्यूम इज 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ and permittivity of vacuum or space, free space is 8.85 into 10⁻12। बराबर। तो ये वैल्यू होती है हमारे पास। अगर इन वैल्यू को हम यहां पर इस्तेमाल करेंगे, इस जगह रूट पर रखेंगे, तो आपको क्या वैल्यू मिल रही है, इट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर बाय सेकेंड मिलेगी। तो ये हमें यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है दैट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस इज 3 इंटू 10⁸। क्लियर। चलिए तो ये एक बात तो फ्री स्पेस की हो गई, लेकिन अगर हम बात करें दैट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन मीडियम, तो क्या होगा, देखिए स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन मीडियम इज क्या होगा, मीडियम के लिए अगर हम बात करें तो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव V is 1 by root of, this is permeability of the medium and this is permittivity of the medium। ये हम लिखेंगे। लेकिन एक बात हमें ऑलरेडी पता है चैप्टर 1 और चैप्टर 4 से, क्या पता है, देखिए हम क्या लिखते हैं, इट इज एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट विच इज रिलेटिव परमिटिविटी। क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी।
तो यहां पर आपको ये वैल्यू क्या मिली, देखिए ध्यान से, ये वैल्यू क्या मिली, दिस इज एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के मिला आपको। क्लियर, ये तो हुआ हमारे लिए परमिटिविटी का रिलेशन। और अगर बात करें परमेबिलिटी की, तो रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू बाय म्यू नॉट होता है। क्लियर, ये बात हमें ऑलरेडी पता है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, परमेबिलिटी म्यू इज इक्वल टू, इट इज रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर इंटू म्यू नॉट। क्लियर, अब देखिए यहां पर मुझे क्या मिल गया, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, दिस इज परमेबिलिटी ऑफ मीडियम। ये दोनों वैल्यू को लेकर हम यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, दिस विल बी 1 बाय, क्या होगा, 1 बाय रूट ऑफ, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, म्यू की जगह म्यू आर म्यू नॉट, राइट, और एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन नॉट के, राइट। थोड़ा इसे मैं रीअरेंज करके लिखूंगा, तो इसे रीअरेंज करके लिखने में दिस विल बी लुक्स लाइक इट इज रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट एंड इनटू 1 बाय रूट ऑफ दिस इज के इनटू म्यू आर, ऐसे दिखाई देगा मुझे। अब आप देख रहे हैं ये वैल्यू क्या है आपके लिए, देखिए ये क्या है, ये तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, नहीं क्या है, इट इज स्पीड ऑफ लाइट। तो हम इसे क्या रिप्रेजेंट करेंगे, हाँ यहां पर देख चुके हैं, राइट। तो इट इज स्पीड ऑफ लाइट, तो यहां पर क्या होगा, सी बाय, देखिए सी बाय क्या हुआ, रूट ऑफ के म्यू आर, ये हमें मिला स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन अ मीडियम, और you can say in a material medium where this K is dielectric constant. This is relative permeability, this is speed of light, and this is the speed of electromagnetic wave in a medium. Clear? तो ये बात हमें यहां पर पता चल रही है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो हमें इससे निकाल सकते हैं वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम। देखिए हम कोई मीडियम कितना थिक है, कैसा है, वो नेचर भी हम फाइंड कर सकते हैं बाय दिस इक्वेशन। देखिए क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या लिखेंगे, n इज इक्वल टू, इट इज c बाई वी, क्या होगा, दिस इज c बाई वी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आप देखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स c बाई वी हमारे पास है, राइट। तो इस रिलेशन को c बाई वी के फॉर्म में लिखेंगे, तो दिस विल बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ऑफ k इंटू म्यू आर हो गया, जिसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं रूट ऑफ एप्सिलॉन आर म्यू आर, या आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कह सकते हैं, या तो रिलेटिव परमिटिविटी भी कह सकते हैं। क्लियर, ये हमें मिला रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इक्वेशन। क्लियर, चलिए तो ये हमने देखी सिक्स्थ प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आइए देखते हैं सेवेंथ प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, राइट। उसके लिए थोड़ी जगह बना लेते हैं यहां पर पूरा ही रब कर देते हैं। सेवेंथ प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम देखने जा रहे हैं। चलिए अब सेवेंथ प्रॉपर्टी में हम बात करेंगे एनर्जी डेंसिटी की। तो देखिए यहां पे बात करेंगे एनर्जी डेंसिटी, राइट। तो एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, तो एनर्जी डेंसिटी इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर यूनिट वॉल्यूम, राइट। क्या होता है एनर्जी डेंसिटी, कैसे कहते हैं, energy density of electromagnetic wave is the energy of electromagnetic wave per unit volume। मतलब हम क्या लिखेंगे, देखिए total energy density of electromagnetic wave is equal to density of electric field और energy density of electric field प्लस क्या लिखेंगे, energy density of magnetic field, ये लिखेंगे हम। अब आप यहां पर देखेंगे इस energy density of electric field को हम क्या लिखते हैं, ऑलरेडी हम ये देख चुके हैं, राइट। दिस इज हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, राइट, प्लस क्या होगा, दिस इज बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट, ये इक्वेशन हमारे पास आएगा, राइट। ध्यान से देखिए ये क्या है, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या है, एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है हमें, राइट। ये हमें रिलेशन यहां पर पता चल रहा है, राइट, विच इज व्हाट द टोटल एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्लियर, चलिए लेकिन एक बात यहां पर देखिए दैट इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रिक फील्ड
electric field E and magnetic field B, both oscillates with sine and cosine function. क्लियर? सो क्या होगा, दोनों जो ऑसिलेट कर रहे हैं वो साइन और कोसाइन फंक्शन से ऑसिलेट कर रहे हैं. सो हम क्या लिखेंगे? सो दे कैन बी रिप्लेस बाय ERMS एंड BRMS. देखिए ध्यान से, हम कैसे रिप्लेस कर देंगे? ERMS और BRMS की वैल्यू से इसे हम रिप्लेस कर देंगे. अगर हम रिप्लेस करेंगे तो ये इक्वेशन कैसा दिखाई देगा? देखिए ध्यान से, दिस विल बी रो इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट, दिस इज ERMS होल स्क्वायर प्लस यहां क्या होगा, BRMS होल स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट. ये रिलेशन हमारे पास आ रहा है. क्लियर? अब देखेंगे आप यहां पे इस इक्वेशन को क्या करूंगा, मैं किसी एक फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूं. राइट? तो अभी मैं इसे यहां पर ही छोड़ देता हूं. देखिए मैं इसकी बात यहां पर दूसरी जगह लिख लेता हूं. देखिए क्या लिखेंगे, वी नो दैट ERMS बाय BRMS इज इक्वल टू C होता है. क्लियर? तो हम इसे क्या लिखेंगे, इसे BRMS इज इक्वल टू ERMS बाय C लिखेंगे. मतलब अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये यहां पर लिख देंगे. चलिए वो लिख देंगे हम बाद में. दूसरा रिलेशन हम ऐसे भी लिख सकते हैं. देखिए C स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट. तो इससे हम क्या लिखेंगे, देखिए इस रिलेशन को भी हम क्या लिख सकते हैं. देखिए म्यू नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, ये रिलेशन 1 बाय एप्सिलॉन नॉट C स्क्वायर होगा. अब देखिए ये जो वैल्यू हमें यहां पर मिली है, देखिए ये जो वैल्यू हमें यहां पर मिली है, इन दोनों वैल्यू को मैं इस जगह सब्स्टिट्यूट करूंगा, इस पर्टिकुलर जगह. तो ये इक्वेशन कैसे बनेगा, दिस विल बी हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर RMS प्लस क्या होगा, दिस इज E स्क्वायर RMS बाय C स्क्वायर, क्योंकि आप देख रहे हैं BRMS का होल स्क्वायर है यहां पर, होल बाय 2 इंटू म्यू नॉट है. मतलब क्या होगा, डिनोमिनेटर में 1 बाय एप्सिलॉन नॉट C स्क्वायर बचेगा. देखिए अब अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो क्या होगा, C स्क्वायर टर्म कैंसिल्ड हो जा रही है. देखिए C स्क्वायर टर्म कैंसिल हो जा रही है. दिस विल बी डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर विच गोज टू न्यूमरेटर. तो यहां पर मुझे टोटल एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, इट इज हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर RMS प्लस हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर RMS ही मिलेगा. ध्यान से देखिए, मतलब टोटल एनर्जी डेंसिटी अब क्या हो जाएगी, दिस विल बी एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर RMS. राइट? ये हमारे लिए हुआ एक रिलेशन. इसी को मॉडिफाइड करके अगर मैं लिखूं तो ये क्या लिख सकता हूं, इट इज रो इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, वी ऑलरेडी नो ERMS इज E नॉट बाय रूट 2. राइट? मतलब क्या हो जाएगा, वापस हमें पहले जैसा रिलेशन मिल जाएगा. क्लियर? या ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट चलेगा ये रिलेशन. चलिए इसी तरह अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के बारे में लिखें तो देखिए सिमिलरली फॉर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड, सिमिलरली फॉर मैग्नेटिक फील्ड आप इस तरह से, जिससे मैंने मैग्नेटिक फील्ड वाली टर्म को कन्वर्ट किया, उसी तरह अगर मैं इस टर्म को खाली कन्वर्ट करूं और इसे ऐसे ही रहने दूं तो मुझे एनर्जी डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी. क्या मिलेगी, बोलिए, इट इज B स्क्वायर RMS बाय म्यू नॉट मिलेगी. ये इक्वेशन हमें मिलेगा, आप इसे डिराइव करके देख सकते हैं. क्लियर? चलिए तो ये हुआ हमारे लिए 7th प्रॉपर्टी. चलिए अब देखते हैं 8th प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. इसे रब कर लेते हैं. 8th प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है, देखिए 8th प्रॉपर्टी क्या, तो 8th प्रॉपर्टी में हम लिखेंगे दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरी
carry energy from one place to another place, right? हमें ये बात पता है that electromagnetic waves carries energy from one place to another place, right? So that light is an electromagnetic wave which carry energy from sun to earth, and so life is possible, राइट? तो उस वजह से क्या हो रहा है, लाइफ पॉसिबल हुई है। आप देख सकते हैं हम क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो एनर्जी कैरी कर सकती है एक जगह से दूसरी जगह। इसी तरह आप जैसे लाइट को भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कह रहे हैं, तो लाइट क्या करती है, सन के पास से एनर्जी लाती है, और इस वजह से आप जो लाइफ देख रहे हैं अर्थ के अंदर, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द कैरिंग प्रॉपर्टी ऑफ एनर्जी बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्लियर? तो ये हुई हमारे लिए 8th प्रॉपर्टी। चलिए बात करते हैं 9th प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। 9th प्रॉपर्टी क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या तो फ्रीक्वेंसी बात करें तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज इक्वल टू द frequency of oscillating charge, right? तो ये बात एक और हमें पता चल रही है that frequency of electromagnetic wave is equal to frequency of oscillating charge। चलिए अब बात करते हैं 10th प्रॉपर्टी की, जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट। हम देखेंगे that when electromagnetic waves are incident on any surface, देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होते हैं तो क्या होता है, when electromagnetic waves are incident on any surface they exert pressure on it, वो क्या लगाते हैं, प्रेशर लगाते हैं, and this pressure is called radiation pressure। इस प्रेशर को क्या बोलते हैं, रेडिएशन प्रेशर कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या कहेंगे, रेडिएशन प्रेशर, राइट? which imparted, देखिए which imparted linear momentum ऑन द सरफेस। इसका मतलब क्या होता है, देखिए इसका मतलब बहुत ही आसान है। जब कभी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी सरफेस पर गिरती है तो वो उस सरफेस पर रेडिएशन प्रेशर यानी कि एक तरह का हीट प्रेशर क्रिएट करती है, और उस हीट प्रेशर की वजह से जिस किसी भी सरफेस पर वो हीट गिरती है वहां पर लीनियर मोमेंटम यानी काइंड ऑफ फोर्स लगता है। क्लियर? जो हम देखेंगे यहां पे किस तरह से लगता है, देखिए लीनियर मोमेंटम डेल्टा पी इज इक्वल टू, हम इसे लिखेंगे डेल्टा यू बाई सी। दिस इज हैपन फॉर, देखिए फॉर कंप्लीट एब्जॉर्प्शन, राइट? जब कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाती है, मतलब कि रिफ्लेक्ट नहीं हो, राइट, कंप्लीटली एब्जॉर्ब होगी, तब लीनियर मोमेंटम कैसा लगेगा, इट इज डेल्टा पी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बाय स्पीड ऑफ लाइट। क्लियर? ये रहेगा लीनियर मोमेंटम का रिलेशन। चलिए दूसरा रिलेशन कैसा होगा, डेल्टा पी इज इक्वल टू, दिस विल बी ट्वाइस ऑफ डेल्टा यू बाई सी होगा। मतलब ये रिलेशन होगा फॉर, आपको पता है किस लिए होगा, अगर ये वन साइड है तो दूसरे ट्वाइस हो गया, इसका मतलब ये होगा फॉर कंप्लीट रिफ्लेक्शन, राइट? कंप्लीट रिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मतलब किसी सरफेस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गिरे और गिरने के बाद वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाए, तब क्या होगा, लीनियर मोमेंटम, ये हमें मिलेगा। आपको बच्चों पता है ये कैसे मिलता है, जैसे किसी सरफेस पे मान लीजिए एक सरफेस है, इस सरफेस पे यहां पर एक लाइट आकर गिरी और यहां पर ऐसे चली गई, तो इनकमिंग अगर मोमेंटम पॉजिटिव है तो आउटगोइंग मोमेंटम कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो नेट मोमेंटम कैसा निकलेगा, इट इज ट्वाइस ऑफ पी हो जाएगा। क्लियर? आपको पता चल गया।
तो इस हिसाब से लीनियर मोमेंटम हमने यहां पर देखा। क्लियर, ये हुई 10th प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। चलिए देखते हैं 11th प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। 11th प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है उसे भी देखते हैं, जगह बना लेते हैं। अब 11th प्रॉपर्टी में बात करेंगे इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन प्रेशर। अभी हमने देखा रेडिएशन प्रेशर किसे कहते हैं, लेकिन अब हम देखेंगे इंटेंसिटी क्या होती है उस रेडिएशन प्रेशर की। यानी हम लिखेंगे इंटेंसिटी ऑफ अ रेडिएशन प्रेशर। राइट, क्या लिखेंगे? इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन प्रेशर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय आई। राइट, इसका डेफिनेशन क्या होगा? सिंबल से कहेंगे तो व्हेन द रेडिएशन एनर्जी पासिंग थ्रू अ surface perpendicular passing through a surface in a unit passing through a surface perpendicularly from a unit area in 1 second, from a unit area in 1 second is called intensity of radiation। चलिए इसे लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे? when radiation pressure और रेडिएशन प्रेशर और रेडिएशन एनर्जी हम लिखते हैं, when the radiation energy passing through any surface perpendicularly to the unit area for 1 second is called intensity of radiation। राइट, तो देखिए इसे समझेंगे हम। मान लीजिए यहां पर हम एक क्यूब ले लेते हैं, ठीक है, ये एक क्यूब है हमारे पास। दूसरा क्यूब ले लेते हैं कुछ इस तरह से। क्लियर? चलिए, तो ये एक क्यूब है हमारे पास। अब देखेंगे इस क्यूब की एक साइड पर क्या हो रहा है? रेडिएशन वेव्स आ रहे हैं। राइट, इस क्यूब के एक साइड पर रेडिएशन वेव्स आ रहे हैं और इस क्यूब की दूसरी साइड से रेडिएशन वेव्स निकल रहे हैं। राइट, इस क्यूब की दूसरी साइड से क्या हो रहा है? रेडिएशन वेव्स जो हैं वो निकल रहे हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं हमारे पास। क्लियर? अब अगर हम इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर यहां पर देखें तो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन प्रेशर अगर हम यहां पर देखें तो क्या होगा? देखिए इसकी लेंथ की बात करें तो इसकी लेंथ क्या होगी हमारे लिए? देखिए ध्यान से, इसकी लेंथ होगी हमारे लिए c इंटू डेल्टा टी। आपको समझ में आ रहा होगा ये कैसे हुआ है? इसकी लेंथ कैसे होगी? c इंटू डेल्टा टी। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम लिखते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेलोसिटी इंटू टाइम हो जाएगा। इस वजह से लेंथ c इंटू डेल्टा टी लिख रहे हैं। तो आप देखेंगे एनर्जी इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन प्रेशर दैट इज I इज इक्वल टू क्या होता है? इट विल बी एनर्जी बाय टाइम बाय एरिया होगा। देखिए ध्यान से, सो दिस विल बी U बाय A इंटू डेल्टा टी होगा। चलिए ये हमें मिल गया, इसे इक्वेशन 1 करके छोड़ देंगे। अब देखिए बात करें एनर्जी, यहां पर कितनी एनर्जी आई है तो उसकी बात करें तो क्या लिखेंगे? एनर्जी कंटेन की बात करें तो एनर्जी कंटेन कितनी होगी? देखिए ध्यान से, इट इज U इज इक्वल टू एवरेज एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम होगा। क्या होगा? इनटू वॉल्यूम होगा। अब एवरेज एनर्जी डेंसिटी मतलब क्या होता है? इट इज रो, एनर्जी डेंसिटी तो रो ही लिखते हैं ना हम। इनटू वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम को हम क्या लिखते हैं? इट इज एरिया इनटू लेंथ। तो यहां पर क्या लिखेंगे? एरिया इनटू लेंथ। लेंथ क्या हमने लिख रखी है? इट इज c इंटू डेल्टा टी। क्लियर? ये हुई ना हमारे लिए एनर्जी कंटेन। क्लियर? अब इस वैल्यू को यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या होगा? I इज इक्वल टू, देखिए इस वैल्यू को यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इट इज रो इंटू ए इंटू सी इंटू डेल्टा टी बाय क्या हो रहा है? ए इंटू डेल्टा टी है। मतलब क्या टर्म निकल गई? ए टी निकल गया, यहां पर ए टी निकल गया। मीन्स इंटेंसिटी रेडिएशन इज रो इंटू सी। क्या आया? रो इंटू सी आया। अब इसके दो फॉर्म हम लिख सकते हैं, जैसे लिखें इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन टर्म्स ऑफ
इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में इसे हम कैसे लिखेंगे? इंटेंसिटी I इज इक्वल टू, हम रो को ऑलरेडी देख चुके हैं, रो ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं, वो क्या था? एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर आर एम एस इंटू क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसी तरह से इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे तो क्या होगा? इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के लिए बोलिए, इट विल बी I इज इक्वल टू इट इज बी स्क्वायर आर एम एस बाय म्यू नॉट इंटू सी हो जाएगा, क्लियर? चलिए, तो ये हमें इस तरह से इंटेंसिटी रेडिएशन के दो इक्वेशन मिल रहे हैं, क्लियर? तो ये हुए कुल मिलाकर प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। थैंक यू।